हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट सेशन होने वाला है जिसमें कि हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के बारे में। इससे पहले एक लेक्चर के आखिर में मैंने आपको कुछ इमेजेस दिखाए थे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के कैसे होते हैं। तो बेसिकली प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में क्या होता है, एक कांच की प्लेट होती है जिसके ऊपर बहुत सारी महीन महीन लाइनें होती हैं। इतनी महीन लाइनें होती हैं कि अगर मैं इसका कुछ अंदाज़ा बताऊं तो करीब करीब 1 इंच में आप मान सकते हो कि 15,000 इस तरह की लाइनें बनाई जाती हैं। तो बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है और इतना फाइन स्ट्रक्चर होता है कि हमें वो ग्लास प्लेट ही दिखती है लेकिन उसके अंदर की वो फाइन लाइन नहीं दिखती। लेकिन जब कोई लाइट इस पर आती है तो जो वेवलेंथ होती है वो अगर 4,000 एंगस्ट्रॉम की या 5,000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है तो वो इन फाइन स्ट्रक्चर को देख सकती है और इनसे टकरा करके वो लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई पड़ता है। तो ग्रेटिंग एक तरह से आप कह सकते हो मल्टीपल स्लिट है, बहुत सारे स्लिटें हैं। जरा देखें क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एलिमेंट हुज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर मॉड्यूलेटेड पीरियोडिकली। तो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के बारे में बात करें तो एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस कह लो या एक एलिमेंट होता है, एक पीस ऑफ ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट किस्म का, जिसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है वो कुछ मॉड्यूलेट हो जाती है। उसके ऊपर इस तरह से हम स्लिट कर देते हैं, रूलिंग कर देते हैं कि वो पीरियोडिक तरीके से रूलिंग की वजह से उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और वो जो ट्रांसपेरेंट एलिमेंट होता है वो एज अ डिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट की तरह से काम करना शुरू कर देता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय क्रिएटिंग पैरेलल रूलिंग्स over the transparent glass sheet. So a set of parallel slits are created that disperse the light. तो जैसे कभी आपने देखा हो कुछ लोग खैर खास तौर पर अगर आप कहीं किसी बड़े होटल या इस तरह की जगह पे जाएं तो वहाँ जो कांच के गेट बने होते हैं, उन कांच के गेट पर कुछ डिज़ाइनें बनी होती हैं। जनरली डिज़ाइन जो होती है वो कांच को खुरच करके, उसको इच करके बनाई जाती है, खरोच के। तो जैसे ही कांच को खरोंचते हैं तो कांच वहाँ से ओपेक हो जाता है, वहाँ से धुंधला हो जाता है, मतलब लाइट को वहाँ से पार नहीं करने देता। एक तरह से समझ लें अगल बगल का हिस्सा जहाँ खरोंचें नहीं बनाई गई होती हैं वहाँ पर लाइट ट्रांसपेरेंट होता है। तो यही काम यहाँ पर होता है। हमारे पास कांच का एक टुकड़ा है, उस पर हम डायमंड की टिप से कुछ रूलिंग कर देते हैं, एक तरह से मतलब खरोंचे बना देते हैं। ये जो पैरेलल लाइनें हमने रूल की हैं, इन लाइनों ने क्या किया, ये ओपेक हो जाती है, मतलब ये इस तरह से इन जगहों पर ऐसा धुंधलापन आ जाता है कि यहाँ से लाइट आर पार नहीं जा पाती है। तो वो हमारे लिए एक ओपेक पोर्शन हो जाएगा और दो खरोंची गई लाइनों के बीच की जो जगह होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो वहाँ से लाइट आराम से गुजर जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि दो खरोंची हुई जगह है, ओपेक रीजन है, बीच में ट्रांसपेरेंट रीजन, फिर एक आपने रोलिंग कर दी तो ये ट्रांसपेरेंट रीजन, फिर कर दी ये ट्रांसपेरेंट रीजन। तो इस तरह से आपने बहुत सारी अगर इस तरह से रोलिंग कर दी है तो बहुत सारी पैरेलल ओपेक रीजन क्रिएट हो जाते हैं और बहुत सारी पैरेलल ट्रांसपेरेंट रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं। ड्यूरिंग रूलिंग द ओपेक रीजन्स आर क्रिएटेड and the space between two consecutive opaque lines is transparent to incoming light. तो जब रोलिंग करते हैं तो ओपेक हिस्से क्रिएट हो जाते हैं, ओपेक मतलब अपारदर्शी जिससे लाइट ना जा पाए, आर क्रिएटेड एंड द स्पेस बिटवीन टू consecutive मतलब दो लगातार ओपेक हिस्सों के बीच की जो ट्रांसपेरेंट दूरी होती है वो लाइट को अलाउ कर देती है। When light passes via transmission grating डिफ्रैक्टिव एंड म्यूचुअल इंटरफेरेंस इफेक्ट अकर। तो जैसे लाइट यहाँ से गुजरेगी और अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी तो ये काम सभी स्लिटों से हो रहा होगा। तो ये जब डेविएट हो जाती हैं तो लाइट का डेविएट होना डिफ्रैक्शन कहलाता है और उनका फिर आपस में मिक्सअप हो जाना, सुपर इम्पोज हो जाना इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इस तरह से जो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से लाइट निकलती है वो डिफ्रैक्ट भी होती है और साथ ही साथ म्यूचुअली इंटरफेयर भी करती है। सो द लाइट इज transmitted in discrete directions और called the diffraction order। तो जब लाइट इस तरह से अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है ग्रेटिंग से निकल के तो उन दिशाओं को हम डिफ्रैक्शन के ऑर्डर कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है समझने वाली, ग्रेटिंग एलिमेंट। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम कुछ बनाया गया है, ग्रेटिंग है। यहाँ पर ये जो येलो पोर्शन है ये वो हिस्सा है जिसको कि डायमंड की टिप से खरोंचा गया था और खरोंचने की वजह से
इन हिस्सों से लाइट आर पार नहीं जा पा रही है, जबकि ये जो बीच वाले हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वो हिस्से हैं जिससे लाइट आर पार जा पा रही है। तो ये हमने लिखा है ट्रांसपेरेंट पोर्शन है और इसकी चौड़ाई हमने ई दिखाई है। ये जो ओपेक वाला हिस्सा है इसकी विड्थ डी दिखाई है। तो एज द लाइट पासेस वाया ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, लाइट ट्रांसमिटेड वाया ट्रांसपेरेंट स्लिट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ओपेक पोर्शन। तो जब हमारी ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से लाइट गुजरती है तो जो ये ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से हैं, इन ट्रांसपेरेंट हिस्सों से लाइट तो आर पार चली जाती है, लेकिन ये जो बीच में खुरचे गए हिस्से हैं ये लाइट को रोक देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा लेट ई इज द विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंट रीजन एंड डी द विड्थ ऑफ ओपेक रीजन। ओपेक रीजन मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसपेरेंट स्लिट। तो लगातार जो स्लिटें हैं उनके बीच की दूरी को हम विड्थ ऑफ ओपेक रीजन कह रहे हैं। तो जो ई प्लस डी जोड़ेंगे आप तो उसे कहा जाएगा ग्रेटिंग एलिमेंट। तो अगर हम देखें ये है हमारा, अगर मान लो डी और ये ट्रांसपेरेंट है ई, तो ये जो ई प्लस डी पूरा हिस्सा बना, दिस इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। तो आपका ये पूरा जो है, ये हिस्सा जो है, ये पूरा ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। इतनी चौड़ाई को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। बहुत डिटेल में ना जा करके अगर हम कहें तो ग्रेटिंग एलिमेंट के इस कॉन्सेप्ट के आधार पर फिर हम एक इक्वेशन निकालते हैं, इसको ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं, और ये होती है ई प्लस डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। यहाँ पे एन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगर मान लो कि हमने ग्रेटिंग पर एक हमारे पास कांच का प्लेट था, उस पे हमने कितनी लाइनें बराबर दूरी खींच दी, n। तो अगर n इज द नंबर ऑफ लाइन पर इंच, एक इंच में n लाइन है। अब n कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे केस में n 15,000 होगा, तो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा? तो ग्रेटिंग एलिमेंट होगा 1 इंच बटे n, क्योंकि आपने 1 इंच में n लाइनें खींची तो ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 इंच बटे n। समान रूप से हम इंच में काम नहीं करते, हम मेजरमेंट जो लेते हैं मीटर सेंटीमीटर में लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बात करो तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो अगर 2.54 को n से डिवाइड कर दोगे तो उस ग्रेटिंग के लिए ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर क्या है, आप खुद ही आप सोच सकते हो। जैसे अगर आपके पास प्लेट है, आपने एक चौड़ा हिस्सा बनाया ओपेक, फिर एक चौड़ा हिस्सा बनाया ओपेक, फिर एक चौड़ा हिस्सा बनाया ओपेक। तो अगर आप ओपेक को चौड़े बना रहे हो तो ट्रांसपेरेंट भी उसी हिसाब से चौड़ा बनेगा। तो इस केस में ई भी ज़्यादा होगा, डी भी ज़्यादा होगा, तो ई प्लस डी ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को याद रखो, अगर रूलिंग कम है, आपने कम रूलिंग की, इसका मतलब आपने चौड़े चौड़े ई और डी बनाए हैं, तो ई प्लस डी लार्ज होगा। तो अगर रूलिंग कम है तो ई प्लस डी लार्ज होगा, रूलिंग ज़्यादा है तो ग्रेटिंग एलिमेंट यानी ई प्लस डी कम होगा। तो वहाँ पे लिखा है इफ़ रूलिंग इज लार्ज, यानी कि ज़्यादा लाइनें थोड़ी जगह पे बनाई गई हैं बराबर दूरी की, तो ई प्लस डी विल बी स्मॉल। ये हमेशा ये आप एक थंब रूल याद रख लो। अगर ज़्यादा लाइनें खींचोगे तो ई प्लस डी जो होगा वो कम होगा, ज़्यादा लाइनें ई प्लस डी कम, और अगर कम लाइनें खींचोगे तो ई प्लस डी जो होगा वो ज़्यादा होगा। यानी ग्रेटिंग एलिमेंट ज़्यादा होगा अगर कम लाइनें खींची। तो कुछ उल्टा सा रिलेशन है। तो ई प्लस डी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के। ज़्यादा लाइनें कम ई प्लस डी, कम लाइनें ज़्यादा ई प्लस डी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। अब हम एक बात करते हैं जिसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्स करने का मतलब होता है फैला देना, बिखेर देना। तो देखो जरा यहाँ पर सिचुएशन को, मान लो आपके पास एक ग्रेटिंग है, उस ग्रेटिंग पे आपने लाइट रे भेजी। लाइट रे ऐसी है जिसमें लेमडा वेवलेंथ और लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ है। ये कह लो कि 2 वेवलेंथ है और दोनों के बीच में डी लेमडा का अंतर है। जैसे लेमडा 1 की वैल्यू मान लो लेमडा है, लेमडा 2 की वैल्यू है लेमडा प्लस डी लेमडा, तो लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 कितना हो जाएगा? डी लेमडा। तो दो आप कह लो कि 2 वो हैं वेवलेंथ हैं, और दोनों वेवलेंथ में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब जब ये 2 वेवलेंथ इस ग्रेटिंग से गुजरेंगी तो ये जो ग्रेटिंग है ये एक वेवलेंथ को इधर एक्सपर्स कर दे और दूसरे वेवलेंथ को इधर डिस्पर्स कर दे, दोनों के बीच में डी थीटा एंगल बने।
तो यानी कि आप लेमडा के लिए भी एक लाइन देखो और डी लेमडा के लिए भी लाइन देखो। तो यहाँ पर क्या था, दोनों तो वेवलेंथ मिक्स थी, लेकिन यहाँ पर उनकी स्पेक्ट्रल लाइन दूर दूर है, तो इसको आप माइक्रोमीटर से देख सकते हो। तो इस तरह से इस ग्रेटिंग ने जब अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग एंगल पे बिखेर दिया, तो आपको उनको अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन के रूप में पहचानना आसान हो गया। तो इस क्षमता को हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, बिखेर के रख दे ताकि आप हर स्पेक्ट्रल लाइन को अलग से देख सको, हर वेवलेंथ को अलग से स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्म में देख सको। तो इस क्षमता को डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो डी थीटा बाई डी लेमडा होता है। अब आप देख रहे हो डी लेमडा मतलब वो वेवलेंथ का अंतर, डी थीटा मतलब उनकी स्पेक्ट्रल लाइन का एंगुलर सेपरेशन। तो डी थीटा बाई डी लेमडा अगर आप रेशियो ले रहे हो तो उसको डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि डिस्पर्सिव पावर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए ग्रेटिंग एलिमेंट की इक्वेशन ये है आपके पास। आप क्या करो, इस इक्वेशन को डी बाई डी लेमडा कर दो, यानी लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ई प्लस डी वैसे हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी लेमडा यहाँ पर रहेगा, राइट साइड में आपका प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी लेमडा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डी थीटा बाई डी लेमडा की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस एन ई प्लस डी कॉस थीटा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिस्पर्सिव पावर, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर पर। यानी कि जैसे जैसे आप स्पेक्ट्रम, जैसे ग्रेटिंग का जो स्पेक्ट्रम होगा उसके हायर ऑर्डर पे जाओगे, तो हायर ऑर्डर पे जाने का फायदा क्या होगा, आपको वहाँ पे डिस्पर्सन ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में लाइनें पास पास होंगी, सेकेंड ऑर्डर में लाइनें दूर दूर होंगी, थर्ड ऑर्डर में लाइनें और दूर दूर होंगी और बिखरी होंगी। तो जैसे जैसे आपके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाइनों ऑर्डर के साथ साथ डिस्पर्सिव पावर मतलब डिस्पर्सन यानी बिखराव बढ़ता जाएगा। ये वाला जो है इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके इसी को प्रूव करते हुए भी छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि शो करिए कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ जो ग्रेटिंग है वो ग्रेटिंग एलिमेंट पे कैसे डिपेंड करती है या नंबर ऑफ रूलिंग पे कैसे डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पर डी बाई डी थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है ई प्लस डी यानी ग्रेटिंग एलिमेंट के। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप ग्रेटिंग एलिमेंट को बढ़ाओगे, जैसे ग्रेटिंग एलिमेंट बढ़ेगा डिस्पर्सिव पावर कम हो जाएगा। ग्रेटिंग एलिमेंट बढ़ने का मतलब है कि रूलिंग कम है। तो अगर आपकी रूलिंग कम है, एन कम है, तो डिस्पर्सिव पावर कम होगी। अगर रूलिंग ज़्यादा है तो डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगी। आपको क्या चाहिए, सवाल है कि आपको कैसा ग्रेटिंग चाहिए, जिसके लिए डी थीटा बाई डी लेमडा ज़्यादा हो या जिसके लिए कम हो। तो हमारा जवाब होगा जिसके लिए ज़्यादा हो। ज़्यादा होने का मतलब है अगर बहुत पास वेवलेंथ वाली स्पेक्ट्रल लाइनें इस पर गिरेंगी तो ये ग्रेटिंग क्या करेगा, उनको दूर दूर बिखेर देगा ताकि हमें उनको अलग अलग समझना आसान हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसका डी थीटा बाई डी लेमडा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अगर आपको डी थीटा बाई डी लेमडा ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो आपको एन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ रूलिंग बढ़ानी पड़ेगी। और जैसा मैंने ग्रेटिंग एलिमेंट के दौरान बताया है कि अगर आप रूलिंग बढ़ाओगे तो क्या होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हमें हमेशा ऐसे ग्रेटिंग को बनाने की तरफ मोटिवेट होना चाहिए जिसमें रूलिंग ज़्यादा हो या जिसका ग्रेटिंग एलिमेंट कम। तीसरा है, देखो डी बाई डी थीटा जो है वो कॉस के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस का नेचर आपको मालूम -1 से 0 से +1 तक वैरी करता रहता है। तो जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस की वैल्यू घटती है। तो इसका मतलब है डिस्पर्सिव पावर जो है वो कॉस के साथ रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर कॉस थीटा बढ़ेगा तो डिस्पर्सिव पावर भी बढ़ेगा। अब तो थीटा बढ़ेगा, जैसे थीटा बढ़ता है तो ऑर्डर भी बढ़ता है। तो ऑर्डर बढ़ने के साथ डिस्पर्सिव पावर बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने के साथ डिस्पर्सिव पावर बढ़ रहा है। ये दोनों लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं, लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। अब रिजॉल्विंग पावर के बारे में हम लोगों ने बात की है। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की दो बहुत पास पास रखी हुई लाइनों को अलग अलग देख सकने की जो क्षमता होती है उसको हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। इसका एक मोर जनरल डेफिनेशन जो है रिजॉल्विंग पावर की, वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और एनी टू क्लोजली
क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। तो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो क्षमता जिसके तहत वो इंस्ट्रूमेंट दो पास पास रखे हुए स्पेक्ट्रल ऑब्जेक्ट को या उनके दो पास पास रखी हुई स्पेक्ट्रल लाइन को साफ साफ देख सके, उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अगर हम ये कहें कि मान लो हमारे पास दो वेवलेंथ है, लैम्डा है और दूसरा लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, तो अगर इनकी स्पेक्ट्रल लाइनें ऐसे बन रही, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन दोनों को साफ साफ देख पा रहा है, इसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे लिखा है सो इफ द वेवलेंथ आर लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा द रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। भाई वेवलेंथ इतनी है और इसको डी लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो ये जो फैक्टर होता है इसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म और होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम रिजॉल्विंग पावर डिफाइन कर सकते हैं और रिजॉल्विंग पावर का जब रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिफाइन हो जाता है। मैथमेटिकली एक बहुत लंबा चौड़ा सा इसका एक डेरिवेशन है जो कि हम यहाँ पर उसको स्किप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसको बहुत समझ तो नहीं पूछा गया है और उससे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप बस उसका क्रक्स याद रखो कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो है वो है लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू एन टाइम कैपिटल एन। अब यहाँ स्मॉल एन क्या है, ऑर्डर है, स्मॉल एन जो है वो ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ रूलिंग, कितनी लाइनें खींची गई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर एन ज़्यादा होगा यानी हायर ऑर्डर पे होगे तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। ऐसे ही ये आपको दिखा रहा है कि अगर लार्ज रूलिंग होगी यानी n की वैल्यू ज़्यादा होगा तो ग्रेटिंग एलिमेंट कम होगा और रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। तो दो चीज़ें हमको यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन में समझनी है कि n जो होगा उससे कौन जुड़ा है, e प्लस डी, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, और दो क्वांटिटी इसके साथ जुड़ी है, एक तो डी थीटा बाई डी लैम्डा जिसको कि आप कहते हो डिस्पर्सिव पावर, एक होता है लैम्डा बाई डी लैम्डा जिसको कहते हो रिजॉल्विंग पावर। और ये दोनों ही क्वांटिटी जो हैं वो n के ज़्यादा होने की मांग रख रही, क्योंकि अगर n ज़्यादा होगा, जैसे ही n आपका ज़्यादा होगा ग्रेटिंग एलिमेंट कम होगा, वैसे डिस्पर्सिव पावर बढ़ जाएगा, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन को बिखेरने की क्षमता बढ़ जाएगी, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, मतलब पास पास रखी हुई स्पेक्ट्रल लाइन को साफ साफ देख सकने की क्षमता बढ़ जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रेटिंग के अंदर दोनों ही क्षमताएं मौजूद रहें। तो इस तरह से बच्चों मैं ऑफिशियली इसकी थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ख़त्म हो रहा है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन हैं वो हम लोग करेंगे। अभी हमारे पास आगे की जो यूनिट बची हैं उनको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अब। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।